हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट जुलाई 2024 के लिए ईवीएस से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दे रखा है दोस्तों सीटेट ईवीएस के जो सिलेबस है ना ईवीएस का, वह सबसे पहले फैमिली से शुरू होता है, यानी कि परिवार से शुरू होता है। तो दोस्तों आज की क्लास फर्स्ट है ईवीएस की, और ऐसे ही तैयारी हम लोग करते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक सिलेबस में क्या है? फैमिली। तो हम लोग पहले फैमिली को देखेंगे। चलिए बात करते हैं यहाँ पर फैमिली क्या होती है। तो दोस्तों यहाँ पर फैमिली एकल परिवार में माँ बाप और उनके बच्चे होते हैं। दोस्तों अगर यहाँ पे पूछा जाए कि एकल परिवार में क्या क्या होते हैं, तो सिर्फ माँ बाप और बच्चे हों तो उसे एकल परिवार कहा जाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले को, संयुक्त परिवार क्या होता है। ज्वाइंट फैमिली में दादा दादी, चाचा बुआ, माँ बाप और बच्चे होते हैं, या नाना नानी, मामा मामी, मौसी, माँ बाप और बच्चे होते हैं। तो ज्वाइंट फैमिली क्या होगी फ्रेंड्स, कि जिसमें दादा दादी, नाना नानी यानी कि चाचा चाची, मतलब माता पिता के अतिरिक्त अन्य भी जुड़े हुए हों, बुआ दादी ये सभी, तो उन्हें ज्वाइंट फैमिली कहते हैं। लेकिन जहाँ पर सिर्फ मम्मी पापा और वो उनके बच्चे हों उसे एकल परिवार कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर संयुक्त परिवार और एकल परिवार आपको समझ में आया गया होगा, ठीक है ना। अब ईवीएस में महत्वपूर्ण थीम्स होती हैं दोस्तों, जो कि निम्न प्रकार से हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में विभाजित किया गया है, ठीक है। जो थीम्स है वह विभाजित किया गया है, ठीक है ना, एनसीएफ 2005 के अनुसार। चलिए देख लेते हैं हम कौन कौन से वो 6 थीम हैं। परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट थीम कौन सा है। तो यहाँ पर हमें सीरियल्स याद करना होगा कि जो फर्स्ट थीम है वो परिवार एवं मित्र है, और जो भोजन है वो सेकंड थीम है, इसके बाद पानी, इसके बाद आवास, इसके बाद यात्रा, इसके बाद चीज़ें जो हम बनाते हैं और जो करते हैं। ये 6 थीम्स ही 3 से लेकर 5 तक की ईवीएस में डिज़ाइन किया गया है। इन थीम्स के आधार पर ही 3 से जो 5 तक की ईवीएस की जो नोट्स बुक है वो हमारी डिफाइन है, ठीक है। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग जो एनसीईआरटी की बुक है वो इन 6 थीमों के आधार पर ही वितरित है ना। तो यहाँ पर बात करते हैं परिवार एवं मित्र की उप थीम कौन कौन सी हैं, है ना। परिवार एवं मित्र, फैमिली एवं फ्रेंड्स, ठीक है। ये एक ऐसा थीम है जिसके उप थीम बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर संबंध, कार्य तथा खेल, जानवर, पौधे, ये सभी परिवार एवं मित्र के सब थीम हैं, ठीक है। सब थीम का मतलब है ऐसे थीम के अंतर्गत वो आते हैं, ठीक है ना। वे चीज़ें जिनसे पिछली संस्कृति के बारे में पता चलता है, ठीक है। पुस्तक की तरह ही पुरानी इमारतें, दस्तावेज, सिक्के, चित्र भी हमें यह पीछे जाने जाते हैं और समझने का अवसर देते हैं। दस्तावेज क्या होता है? दस्तावेज लिखित होते हैं, उन्हें पढ़कर बीते समय के बारे में जान सकते हैं, उस समय के समाज और उनके रहन सहन और उनकी भाषा की विकास को जान पाते हैं, ठीक है। चित्र क्या होती हैं? पुराने चित्रों और मूर्तियों को देखकर उस समय की कला के विकास को जान सकते हैं। इमारतें क्या होती है? इमारतों की बनावट, सामग्री, निर्माण के तरीके से उस समय के विकास को समझा जा सकता है ना। सिक्के, सिक्के पुराने सिक्कों के उस समय के व्यापार, लेन देन के तरीकों को जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि अगर हम पुराने समय के सिक्कों को देखें तो उस समय के व्यापार और लेन देन के तरीकों को हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कि पिछले जो पुराने सिक्के होते थे, है ना, जो हमारे इतिहास के जो सिक्के एकाध मिले होते हैं उनमें किस तरह से राजाओं के चित्र बने होते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि इस राजा ने इस सिक्के को चलाया था, है ना। तो इस तरह से चीज़ें देखने को जानने को मिलती हैं पुरानी चीज़ों के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्तनधारी, सरीसृप, कीट एवं पक्षी
के बारे में, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर स्तनधारी क्या होते हैं? स्तनधारी वो होते हैं जिनमें कशेरुकी होता है ना। कशेरुकी का मतलब है कशेरुक दंड, यानी कि मेरुरज्जु जो पीठ होती है ना उनकी, वो होता है। उनमें स्तनधारियों का विशिष्ट लक्षण है। और स्तनधारी का विशिष्ट लक्षण क्या है? जो कि अपने बच्चों को जन्म देते हैं और उन्हें दूध पिलाते हैं, है ना, वो स्तनधारी होते हैं। देख लीजिए इनका परिभाषा अच्छे तरीके से, है ना। स्तनधारी जीव वे होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, है ना। इनके शरीर का ताप बाहरी वातावरण के तापमान के परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है। इनका उदाहरण क्या है? मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, चमगादड़, व्हेल, मछली आदि स्तनधारी जीव होते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि जो चमगादड़ और व्हेल मछली ये स्तनधारी में तो नहीं आने चाहिए। फिर क्यों आ गए, है ना। तो ये चमगादड़ जो होता है वे क्या करता है? अपने बच्चों को दूध पिलाता है। व्हेल मछली भी अपने स्तनों से अपने बच्चे को दूध पिलाती है। तो यहाँ पर ये स्तनधारी वर्ग में रखे जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि सरीसृप क्या होते हैं। सरीसृप यानी रेप्टाइल। रेप्टाइल दोस्तों वो होते हैं धरती पर सरक कर चलते हैं, ठीक है। ये हवा में सांस लेने वाले रीढ़धारी जंतुओं का समूह है, ठीक है, जो सरक कर चलते हैं। यानी कि सरक के कौन चलते हैं? सांप हो गए, छिपकली हो गया, वो जो आम पे चलता है उसे क्या बोलते हैं? गिलहरी, है ना, वो हो गया, है ना। सांप, छिपकली, कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ, ट्रुएटा आदि रेप्टाइल के उदाहरण हैं, ठीक है ना। ये सभी सरीसृप के अंतर्गत आएंगे। इंसेक्ट। अब हम बात करते हैं इस इंसेक्ट वर्ग। कीट के प्रमुख उदाहरण कौन से? मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, तितली, चींटी, केचुआ, ततैया, झिंगुर, दीमक, मकड़ी, तिलचट्टा, झिंगा, बिच्छू, ये सभी इंसेक्ट के अंतर्गत आएंगे, कीट के अंतर्गत आएंगे। पक्षी कौन से होते हैं? जो उड़ते हैं, जिनके पंख होते हैं, है ना। तो पक्षी कौन होते हैं? पक्षी वाले या उड़ने वाले किसी भी जंतु को पक्षी कहा जाता है। पक्षियों के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं मोर, गौरैया, कबूतर, बतख, उल्लू, कौवा, चमगादड़, गिद्ध, मैना, बाज। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि परजीविता और सहजीविता क्या होता है। पैरासाइटिज्म एंड सिम्बायोसिस। दोस्तों यहाँ पर परजीविता, है ना, परजीविता क्या होती है और सहजीविता क्या होती है। यहाँ पर ये उदाहरण से आपको डिफिनेशन से समझ में ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन हम बता दे रहे हैं। ऐसे जीव जो किसी दूसरे जीवों पर अटैक करते हैं, है ना, यहाँ पर दे रखा है वे जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं परजीवी कहलाते हैं। जैसे कि अन्य जीव पर आश्रित हो ना, अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित हो, उन्हें पैरासाइट कहा जाता है। जैसे जौक, जूं, अमरबेल, एंट अमीबा, फीता कृमि आदि। तो जब एक जीव का फायदा होता है तथा दूसरे अन्य जीव को नुकसान होता है, ऐसे संबंध को परजीविता कहते हैं, है ना। जैसे कि परजीविता का मतलब है कि जो एक पोषी है ना दूसरे पोषी पर अटैक हो, होस्ट हो, ठीक है ना। जैसे कि भैंस हो गई आपकी, उसके ऊपर जू लटके हुए होते हैं, है ना। तो जो कौवा होता है उस पर उसके जो पीठ होता है उस पर बैठ कर उस जू को खाता है, तो यह पैरासाइट कहलाएगा, कौवा उसको, है ना। और इसी तरह से जौक जू जो हमारे बालों में, मनुष्यों के बालों में जू होते हैं, वो मनुष्य में रहकर अपना खाना प्राप्त करते रहते हैं और हम लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, मानव को, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो जू हैं वो पैरासाइट कहलाएंगे, क्योंकि किसी दूसरे जीव पर आश्रित हैं अपने भोजन के लिए और साथ ही साथ उस दूसरे जीव को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे जीव जो दूसरे जीवों पर आश्रित हों लेकिन उन्हें नुकसान भी पहुंचाए, किसी एक का ही भला हो, यानी कि जो जीव आश्रित हुए हैं पैरासाइट उन्हें ही लाभ हो और दूसरे को हानि हो, तो इस तरह को परजीविता कहते हैं। लेकिन सहजीविता किसे कहते हैं दोस्तों? यहाँ पर सिम्बायोसिस कहते हैं उसको, जब दो जीव या पौधे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं उन्हें सहजीवी कहलाता है तथा इस प्रकार के संबंध को सहजीवन कहा जाता है। और पौधों का यह गुण सहजीविता कहलाता है। मटर का पौधा और राइजियम सहजीवी जीवों के उदाहरण हैं। इसी प्रकार लाइकेन में शैवाल, एल्गी और फफूंद सहजीविता के उदाहरण हैं। दोस्तों सहजीविता का मतलब है ऐसे दो जीव जो आपस में मित्रता की तरह रहते हैं और दोनों ही एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। यहाँ पर उदाहरण दे सकते हैं लाइकेन का। लाइकेन एक प्रकार का एल्गी होता है जो कि जिसमें फंगस और एल्गी दोनों होते हैं। जो फंगस होता है वो नीचे से भोजन एब्जॉर्ब
नीचे से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करता है, और जो फंगस होते हैं उनमें तो क्लोरोफिल होता नहीं, तो खाना नहीं बना पाते हैं। लेकिन एल्गी क्या करता है, सूर्य के प्रकाश से वो प्रकाश संश्लेषण करता है और फंगस को भी खाना देता है। ठीक है, और एल्गी जो होता है वो फंगस पर अट्रैक्ट होता है, उसे स्थान देता है रहने के लिए फंगस। ठीक है, तो इस प्रकार का इन लोगों का सहजीविता हो जाता है। जैसे मटर कुल के पौधे होते हैं ना, मटर कुल के पौधे जैसे कि दाल लेगुमिनेसी उन्हें कहा जाता है, अरहर की जड़ जो होती है ना, तो उनकी जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को वो स्थिरीकरण करता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो मटर कुल यानी कि दाल कुल के पौधे हैं उनको वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके दे रहा है राइजोबियम, और जो दाल मतलब दलहनी पौधे हैं वो राइजोबियम को स्थान दे रहा है। तो यानी ये दोनों एक दूसरे को लाभ दे रहे हैं और दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो इस प्रकार की जीविता को सहजीविता कहते हैं। चलिए दोस्तों, आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आगे भी पढ़ना चाहते हैं तो कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।